गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम बदल करके भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा किया है। तो यहाँ पे अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रखने की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसका जो निर्माण कार्य होगा वो दिसंबर 2021 तक कंप्लीट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसका नाम है ई गोपाला ऐप। ठीक, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ई गोपाला ऐप। अगला हमारा, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है। तो 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। फिर हमारा, किस राज्य की सरकार ने 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस, इन दोनों की शुरुआत किया है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत किया है, जिसमें जो संपूर्ण पोषण की बात किया जा रहा है, इसमें क्या है, महिलाएं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों, इनके लिए योजना है और दूसरा आदिवासियों के लिए योजना है। फिर हमारा कि एनएसओ बोले तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष और अंतिम स्थान पे है। तो मैंने आपको बताया था कि मणिपुर 72% के साथ शीर्ष पे है और नागालैंड 12% के साथ लास्ट में है। मतलब जो पूर्ण टीकाकरण की बात होती है, जिसमें 8 टीके लगवाए जाते हैं जन्म के 1 साल के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो कवरेज है वो कहाँ है, मणिपुर के लिए है, और सबसे कम कवरेज कहाँ है, नागालैंड। और टीकाकरण के कार्यक्रम को सुगमता से चलाने के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है, जिसमें कोशिश ये किया जा रहा है कि एटलीस्ट ये टीके सबको लगे रहें। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा जो एक और उसमें बताया गया था पॉइंट कि हर 5 में से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जो अपने टीकाकरण का कार्यक्रम कंप्लीट करते हैं, बाकी का कुछ ना कुछ छूट जाता है। चलिए अगला हमारा कि भारत ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फिर हमारा, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत किनके मध्य की गई है। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के मध्य में इसका आयोजन किया गया है। फिर हमारा कि किस राज्य की सरकार ने अपने निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया है। तो उत्तराखंड की सरकार ने ये किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश है पहला राज्य। ठीक, फिर हमारा, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पे है। तो इसमें केरल, जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे हाई होती है, केरल नंबर 1 पे है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ईज 2.0 की। ठीक है, ईज 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक, मतलब कि बैंकिंग का जो सेक्टर है उसमें जो भी सुधार किया जा रहा है उसके लिए इसको जारी किया जाता है। होता है ना, रैंकिंग दिया जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लोग अपने परफॉर्मेंस में अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे इससे संबंधित कथनों की पुष्टि करना है। पहला कथन क्या है हमारा, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ईज 2.0 बैंकिंग सुधार में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सम्मानित किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलो अब अच्छा प्रदर्शन किसने किया है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में पहले 3 स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है, पहले नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा है। दूसरे नंबर पे कौन है, भारतीय स्टेट बैंक है। तीसरे नंबर पे कौन है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में विलय से पहले
क्या नाम था इसका, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसको सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। अब बात है, चलिए, जिनके अंदर थोड़ी बहुत बुराई थी, इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है, सुधार दर्ज करने की बात की जा रही है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय हो चुका है, तो इससे पूर्व कॉरपोरेशन बैंक की बात की जा रही है। ठीक है, इन्होंने पहला स्थान लिया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात आएगी तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक, भारतीय स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। सुधार की बात की जाएगी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा आ जाएगा हमारा कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 तीनों हमारा सही है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर की बात की गई है तो एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे आरबीआई ने अभी यहाँ पे इशू किया है अपना क्या, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, और इसमें हमारा फॉरेन रिजर्व 541 हो चुका है, 541 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो चुका है। और पहली बार $500 को कब क्रॉस किया था इसने, 500 बिलियन डॉलर को, तो जून में क्रॉस किया था। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई है। ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक की शुरुआत कब की गई है, तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई है, और इसमें कुल 6 विषयों को सम्मिलित किया गया। अगर आप किसी को श्रेणी में स्थान देते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मानक डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे मानक क्या क्या डिसाइड किया गया है, जिम्मेदार बैंकिंग, ग्राहक जवाबदेही, उद्यम मित्र के रूप में पीएसबी, गहन वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण प्रशासन एवं एचआर। तो इन चीज़ों को शामिल किया गया है रैंकिंग देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री के नाम पे रखा। तो इमेज से ही सबका डाउट क्लियर हो गया है, ये कौन है, कल्पना चावला है, जो कि अगर हम लोग बात करें तो राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। क्या है वो क्वेश्चन, पहले मैंने आपको बताया था कि इस बार, अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि जब क्वेश्चन पूछता है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसे इसरो ने स्पेस में भेजा, तो अभी कोई नहीं है, उसके लिए तैयारी चल रही है। कौन सी तैयारी चल रही है, 2022 में मिशन गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। क्या नाम है इसका मिशन का, मिशन गगनयान। कब लॉन्च किया जाएगा, 2022 में। ठीक, कौन लॉन्च करेगा, इसरो लॉन्च करेगा। और यहाँ पे 3 भारतीय वैज्ञानिकों को कहाँ भेजा जाएगा, अंतरिक्ष में, और ये पहली बार होगा जब भारत इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जो कल्पना चावला और राकेश शर्मा है, तो राकेश शर्मा को रशिया ने भेजा है और कल्पना चावला को नासा ने भेजा, अमेरिका ने भेजा अंतरिक्ष में। ये हैं तो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री, लेकिन भारतीय स्पेस एजेंसी ने नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, इसमें हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, हालांकि कल्पना चावला का जो स्पेसशिप था वो क्रैश हो गया था 2003 में। ठीक है, तो इनके ही सम्मान में यहाँ पे जो नॉर्थरॉप ग्रूमैन है, इसने अपने अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पे रखने का फैसला लिया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, अच्छा, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको व्योमनॉट क्या कहा जाएगा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा जाएगा, व्योमनॉट। और यहाँ पे कल्पना चावला का क्रैश कब हुआ था स्पेसशिप, तो 1 फरवरी को 2003 में क्रैश हुआ था। ठीक है, 31 घंटे से कुछ टाइम ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया था। ठीक, चलिए फिर हमारा कि हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखा है। ठीक है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। और ये कौन है, तो आप सभी को यहाँ पे इमेज से ही क्लियर हो गया, क्रिकेट प्रेमी तो आप लोग होंगे ही, युवराज सिंह। युवराज सिंह ने चिट्ठी लिखा है। अच्छा, बात आई है संन्यास तोड़ने के लिए, तो अभी 2 ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। कौन कौन, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग युवराज सिंह पे वापस आते हैं। आखिरी बार इन्होंने 2017 में खेला था मैच।
ठीक है। और ये 2020 लीग और T10 लीग में हिस्सा ले चुके हैं संन्यास लेने के बाद कनाडा में, ठीक है। और भारत के लिए इन्होंने टोटल 304 वनडे, 40 टेस्ट और 58 T20 मैच खेले थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि इजराइल यूएई शांति समझौते की मध्यस्थता, ठीक है, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा था, ठीक है, इसकी मध्यस्थता करने के लिए किसी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो बताइए क्या लग रहा है, इमेज देख के ही तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि किसे किया जा रहा है, यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इजराइल और यहाँ पे यूएई में प्रॉब्लम चल रही थी और यहाँ पे इसमें मध्यस्थता करना किसने शुरू किया है, राष्ट्रपति हैं यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वजह से इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये किया किसने है, तो नॉर्वे की संसद के सदस्य टाइब्रिंग गेजेट द्वारा इस नामांकन को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। क्या नाम है इनका, टाइब्रिंग गेजेट। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि इसके पहले किसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे। तो देखिए जो यूएई है और इजराइल है, इन दोनों राष्ट्रों के बीच दूतावासों की स्थापना करने के बारे में एक आपसी समझौते पर आने वाले 3 सप्ताह के अंदर क्रियान्वयन किए जाने की उम्मीद है। मतलब कि दूतावास जब स्थापित हो जाएंगे तो दोनों के बीच एक अच्छे संबंध होंगे। इसके बदले में इजराइल ने क्या कहा कि वो पश्चिम बैंक के पहले से जीते हुए हिस्सों में अपनी योजनाओं को रोक देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2019 में 1.39 लाख लोगों ने सुसाइड किया, यह रिपोर्ट किस सरकारी संगठन ने जारी किया है, तो ये एनसीआरबी ने किया है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 10 सितंबर को मनाया गया है क्या, सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है। तो 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया और उसी दिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यह रिपोर्ट साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा डेथ मतलब कि सुसाइड होता है भारत में। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का एग्जैक्ट नाम क्या है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2019, जिसमें बताया गया कि भारत में हर रोज 381 सुसाइड होते हैं, जिसमें अगर हम लोग डेटा देखें तो इसमें 4 मिनट में, हर 4 मिनट में एक सुसाइड होता है, ठीक है। भारत में हर रोज कितने सुसाइड होते हैं, 381, और हर 4 मिनट में एक सुसाइड होता है, ठीक है। और एक साल का अगर हम लोग आंकड़ा निकालें तो एक साल में 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 2019 में 42,480 किसान और डेली वेजर्स ने सुसाइड किया। मतलब 42,000 तो ये हैं, बाकी अलग अलग फैक्टर, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल इशू हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर स्टूडेंट हो, तो बाकी इस तरह से कई कैटेगरी से मिला करके लोगों ने सुसाइड किया है। और 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर देश का करीब 49.5% सुसाइड होता है। जैसे नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे कौन है, तमिलनाडु है, नंबर 3 पे कौन है, वेस्ट बंगाल है, 4th पे मध्य प्रदेश है और 5th पे कर्नाटक है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या होगा, लोगों को मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब मेंटली प्रिपेयर होना भी हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने, अभी मैंने आपको पढ़ा था कि कुछ टाइम पहले किरण हेल्पलाइन सेवा लॉन्च किया, जिसमें एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, सुसाइडल थॉट्स और महामारी के चलते पैदा हुए जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं हैं, इनको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक। चलिए, तो अभी यहाँ पे देखिए ऐप का इमेज आ गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड कर ले, जिससे क्या होगा, वो डेली करंट अफेयर का वीडियो भी देख सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्वेश्चन व्यू भी कर सकते हैं, वन लाइनर भी पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के 5 फॉर्मेट हैं, जिसमें आप मंथली, टॉपिक वाइज, स्टेट वाइज और प्रीलिम्स फैक्ट सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है। ठीक है, इन्होंने 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है। फुटबॉलर हैं ये, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं और ये इस मुकाम पे पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं पूरे विश्व में, दूसरे व्यक्ति। इन्होंने 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल किसने किया था? अली, ठीक है, जो कि ईरान के एक सेवानिवृत्त फुटबॉल हैं, अली द्वारा बनाए गए 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के सर्वकालिक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड से केवल 8 गोल पीछे। मतलब अगर ये 8 गोल इन्होंने कर लिया और उससे एक भी ज़्यादा कर दिया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। अब थोड़ा सा रोनाल्डो के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने देखिए अपने करियर की शुरुआत 2003 में किया था। मैंने बताया आपको कि 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला का स्पेसशिप जो था वो क्रैश हुआ था। ठीक है, और वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। उस समय रोनाल्डो की उम्र 18 वर्ष की थी और 2004 में इन्होंने ग्रीस के विरुद्ध खेलते हुए अपना पहला गोल किया था। ठीक, और अगर अब हम लोग रोनाल्डो के बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय गोलों की, तो भारत की सुनील छेत्री 72 गोल और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है? तो विरुधुनगर। ठीक है, कौन सा है? विरुधुनगर, याद रखिएगा। और अभी जब सुसाइड वाली बात हो रही थी, सुसाइड की रिपोर्ट हुई थी, उसमें मैंने बताया था 49.5% सुसाइड 5 राज्यों से हो रहे हैं। तो नंबर 1 पे तो महाराष्ट्र था, उसमें भी नंबर 2 पे कौन था? तमिलनाडु था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। तो बड़ी संख्या में जो यहाँ पे एमएसएमई वाले उद्योग थे, इसमें लोग डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं। ठीक है, और इसमें एटीएम कार्ड का बड़ा उपयोग, इंटरनेट बैंकिंग का बढ़ता उपयोग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल शामिल है। तो इस वजह से इसको डिजिटल बताया जा रहा है। अब तमिलनाडु के सीएम कौन है? पलानीस्वामी है, राजधानी चेन्नई है, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा तमिलनाडु ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। क्या? जो अभी अपना चल रहा था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत महिला लाभार्थियों की सूची में, मतलब सबसे ज़्यादा महिलाओं को ऋण किसने दिया है? तमिलनाडु ने दिया। 58,227 करोड़ रुपए का ऋण महिला लाभार्थियों को दिया है तमिलनाडु ने। इसके बाद पश्चिम बंगाल और थर्ड पे कौन है? कर्नाटक है। ठीक, याद रखिएगा। फिर हमारा कि नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए कब से कब तक शिक्षक पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो 8 से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इसके माध्यम से 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए 8 से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें जो भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता लोग हैं वो भाग लेंगे और जो नई नीति आई है इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, और पहला राज्य कौन है जो नई नीति लागू कर रहा है? हिमाचल प्रदेश। शिक्षक दिवस मनाया कब गया है? तो 5 सितंबर को मनाया गया है शिक्षक दिवस। फिर हमारा कि भारत ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 134 गीगावाट से बढ़ा करके कितनी करने का लक्ष्य रखा है? तो 220 करने का लक्ष्य रखा है। ठीक, और ये किसमें रखा गया? तो अभी जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन हुआ है 8 सितंबर को, उसमें ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 9 सितंबर 2020 को भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 170वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1850 में बनारस में। बनारस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे खुला है? बनारस में। जबकि अगर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। ठीक, चलिए वापस आ जाते हैं हरिश्चंद्र जी पे। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1885। 1885 वही पीरियड है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और इसी के ठीक 10 साल पहले 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटक, निबंध, कविता, लघु कथाओं आदि में भारत की गरीबी, आम लोगों की पीड़ा और जो इनकी आवश्यकता है, निर्भरता, शोषण, इन सब का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी इश्यू हो तो मॉडिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।